जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का दिन यानी कि 3 जून बॉक्स ऑफिस पर मतलब पता नहीं कितने क्लैश लेकर आया है। कमल हसन के विक्रम हो, मेजर हो या फिर अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ दाव पे लगा हुआ है। लेकिन इन सभी मूवीज के बीच में एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई है जिसका कि नाम है एक बदनाम आश्रम का सीजन 3, जिसको कि प्रकाश झा ने बनाया है। बॉबी देओल के बारे में कहा जाता है कि बॉबी देओल जो कि बड़े पर्दे से गायब हो गए थे, उनको कहीं ना कहीं वापस यही वेब सीरीज लेकर आई है। इस वेब सीरीज़ के पहले सीज़न की अगर हम बात करें तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे, कई लोगों ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। लेकिन प्रकाश झा रुके नहीं, उन्होंने सभी चीज़ों का हल निकाला और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहे। इवन सीज़न 3 की भी जब शूटिंग चल रही थी तब भी उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि वो गलत तरीके से चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सीज़न 3 को पहले ही काफ़ी ज़्यादा बज़ मिल चुका था। इसके अलावा एमएक्स प्लेयर जो कि इसको प्रसारित कर रहा है, उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आश्रम से। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो लोगों को पहले दूसरे सीज़न में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसका थर्ड सीजन कैसा है वही हम बात करने वाले हैं इस रिव्यू में। प्रकाश झा का नाम सिनेमा में आज भी काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। जब खेलों पर आधारित सिनेमा की देश में चर्चा ही विरले होती थी, उन्होंने हिपी फुर्रे जैसी फिल्म बनाकर देश दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसके अलावा दामुल, परिणीता, मृत्युदंड और गंगाजल जैसी फिल्में बनाकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सूची में अपना नाम बार बार दर्ज कराया और फिर उन्हें सितारों का चस्का लग गया। थोड़ा वक्त और गुजरा तो एक्टिंग भी उन्हें रास आने लगी। फिल्म फ्रॉड सैया तक आते आते बतौर निर्माता वो अपनी साख अपने हाथों हवा में उड़ा चुके थे। बतौर निर्देशक उनका सितारा फिल्म राजनीति से डगमगाना शुरू हुआ। हिंदी सिनेमा के सितारों के आभा मंडल में किसी कद्दावर निर्देशक के अपनी चमक खो देने की प्रकाश झा नाजीर बन चुके हैं। अपने प्रशंसकों के अभी और कई इम्तिहान प्रकाश झा लेने वाले हैं। एमएक्स प्लेयर की अपनी सीरीज आश्रम का नाम तीसरे सीजन में बदलकर उन्होंने एक बदनाम आश्रम कर दिया। इसके 10 एपिसोड देखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है और ये देखने के बाद समझ ही नहीं आता कि ये वही प्रकाश झा हैं जिन्होंने कभी सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। लिटरली ये देखकर ऐसा ही लगा कि यार क्या गंगाजल इन्होंने ही बनाई थी। खैर, गलतियां सबसे होती, सिनेमा भी गलतियां करके ही समझ आता है। प्रकाश झा की वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम उनकी सत्याग्रह और जय गंगाजल के बाद तीसरी बड़ी गलती है। दुनिया की निगाहों में संत बनकर घूमने वाले बाबाओं या धर्मगुरुओं के अपराधों की कहानी पर देश दुनिया में तमाम धमाकेदार कहानियां पर्दे के लिए ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। लेकिन वेब सीरीज़ एक बदनाम आश्रम अपनी लिखावट में ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखती है और मार भी वहीं खाती है। देश की अलग अलग जेलों में बंद कथित धर्मगुरुओं के आचरण, व्यवहार और वेशभूषा से प्रेरित होकर जो किरदार बाबा निराला उन्होंने सीरीज़ के पहले सीजन में गढ़ा था, वो निर्देशकीय ईमानदारी ना रखे जाने के चलते हमेशा एक नकली सा ही लगा। दूसरे सीजन के आखिर में उसके चंगुल से पम्मी भागती है। तीसरे सीजन की आधी कहानी तो बस इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली की दौड़ की तरह ही फंसी रह जाती है। बाबा को लगता है कि उसे अपनी ब्रांड फिर से चमकाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए पेशेवर लोग लाए जाते हैं और कहानी उस मोड़ पर आकर ठहरती है जहां लगता है कि प्रकाश झा अभी इसका कम से कम एक सीज़न तो और बनाने वाले हैं। और क्या पता उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीज़न एक साथ ही शूट कर डाले हों। खैर, वेब सीरीज़ एक बदनाम आश्रम को 10 एपिसोड तक देखने की ललक कहें या मजबूरी, सिर्फ इसके 2 प्रमुख कलाकारों बॉबी देओल और चंदन रॉय सान्याल की वजह से ही बनी रहती है। एक कमज़ोर कहानी पर लिखी लचर पटकथा में दोनों अपनी तरफ से पूरी जान डालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। बॉबी देओल का ये रूप पहले सीजन से चौंकाता रहा है। एक भ्रष्ट, धूर्त, सत्ता लुलूप और कामतारू बाबा के किरदार ने ही बॉबी देओल की अभिनय क्षमता से दुनिया को परिचित कराया। लोगों ने उसे समझा भी, लेकिन उनके इस रंग रूप के मुफीद कहानियाँ उन तक अभी और पहुँचना ज़रूरी है। क्लास ऑफ 83 में जो कुछ उन्होंने कमाया था वो सब उन्होंने लव हॉस्टल में गंवा दिया। बाबा निराला के बराबर दमखम वाला किरदार भोपा स्वामी भी इस कहानी में शुरू से रहा है। ये किरदार निभा रहे चंदन रॉय सान्याल तीसरे सीजन में अपनी ऊर्जा और अपने अभिनय की खनक के चलते तमाम दृश्यों में बॉबी के ऊपर भारी ही पड़ते दिखाई दिए। वहीं प्रकाश झा ने वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम में तीसरे सीजन तक आते आते अपनी वो नज़र भी खो दी है जिसके लिए वो हमेशा सिनेमा में सम्मान पाते रहे। ये नज़र है कहानी के महिला किरदारों को उनकी अपनी पहचान के साथ पेश करना। यहाँ पूरी सीरीज का हर महिला किरदार पुरुषों की निगाहों से होने वाले एक्सरे से गुजरता रहता है। ईशा गुप्ता तक को उन्होंने पेश किया तो एक ऐसे नजरिए से जो उनके किरदार की गरिमा को गिरा देता है। अभिनय पोहनकर की अभिनय कथा अब खोखली हो चुकी है। उनके पास हर सीन के लिए तयशुदा भाव है। त्रिता चौधरी का काम उनसे बेहतर बन पड़ा है और अपनी संक्षिप्त सी भूमिका में अनुरिता झा ने भी अपना असर छोड़ा है। अनुरिता को अगर अच्छे किरदार मिले तो वो डिजिटल की दुनिया की अगली राधिका आप्टे बन सकती हैं। अनुप्रिया गोयंका, दर्शन कुमार और अध्ययन सुमन के किरदार इस बार पूरी तरह हाशिए पर चले गए। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे दर्शन कुमार के किरदार के जाने पर हुआ। वो किरदार काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब आखिर में जाते जाते एक बार बात कर लेते हैं कि क्या यार इसको देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 10 एपिसोड वाकई में काफ़ी लंबे हो जाते हैं। एक बदनाम आश्रम के एपिसोड काफ़ी लंबे और इसका सीन देखकर यूँ लगता है कि जैसे प्रकाश झा ने एक्शन बोलने के बाद थोड़ा बहुत काम किया और उसे निपटा भी लिया, फिर लौट कर आकर उन्होंने कट बोल दिया।
सीन चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, लेकिन गनीमत है कि OTT पर फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि सीरीज़ का कप्तान यानी इसका निर्देशक ही अपनी पकड़ सीरीज़ पर खो चुका है। लिहाजा बाकी तकनीकी टीम को दोष देना भी गलत नहीं होगा। सीरीज़ काफ़ी बोरिंग हो चुकी है इस सीज़न में, और इस पर अपना समय खराब करना मतलब आप खुद ही सोच समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है और आप कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एक थोड़ी सी ललक बची है, तो आप इसको देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी फालतू टाइम नहीं हुआ ना, तो आप इसके आखिरी एपिसोड तक शायद ही पहुँच पाएंगे। मेरे इस रिव्यू में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।